चलिए स्टूडेंट्स, आज आपने जो पेपर दिया उसके आंसर चेक कर लीजिए। ये सेट सी है। सेट सी को आप क्वेश्चंस उसके नंबर जो हैं, क्वेश्चन के नंबर हैं, उस हिसाब से देख लीजिएगा। ए बी सी सेट में क्वेश्चन देख करके आप आंसर तय कर लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन था अनसीन का, हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। तो कितने कॉइन्स पाए गए थे, कितने कॉइन्स थे पुअर मैन के पॉकेट में, तो वो 2 थे। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया था गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो यह कहानी जो थी यह जैसे को तैसा के आधार पर लिखी गई थी। तो इसका शीर्षक था टिट फॉर टैट। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। तो रिच का अपोजिट वर्ड होता है पुअर। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। तो जो गरीब आदमी था वो खड़ा हुआ था बेकरी के बाहर, काय के लिए? टू बाय ब्रेड नहीं, टू ईट ब्रेड नहीं, टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। वह केवल स्मेल लेना चाहता था सिकती हुई ब्रेड्स की। द बेकर टुक द पुअर मैन टू। अब भैया ये बेकर के कहाँ ले गया पुअर मैन को? ये ले गया कोर्ट में। ठीक है कि भाई तुमने जो स्मेल लिए उसके हमें पैसे चाहिए। आपका जो सेकंड अनसीन था वह एक मधुमक्खी की और डब की कहानी थी। तो वो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर देखिए क्या है। हु सेव्ड द बी। बी को किसने बताया? तो ये डब था जिसने, ठीक है, बी को यानी मधुमक्खी को बचाया था। वॉट डिड द बी फेल, वॉट डिड द बी फेल when it was saved by the dove। तो जब डब के द्वारा इसको बचाया गया तो उसको कैसा फील हुआ? प्राउड हुआ, गिल्टी हुई या ग्रेटिट्यूड? तो इसका आंसर है ग्रेटिट्यूड। फिर हु डांस विद द पेन। कौन नाचा? दर्द से उछलने कौन लगा? तो वो लड़का था, वो दर्द से उछलने लगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज फॉलिंग। गिरने मतलब टम्बलिंग और फॉलिंग के मतलब एक ही होते हैं। द बी बेंट टू द टैंक टू किंच इट्स थ्रस्ट। यानी वह अपनी प्यास बुझाने के लिए टैंक के पास गई थी। क्विंच यानी होता है प्यास बुझाना। तो ये थे आपके सेकंड अनसीन के सही आंसर। फिर आपका आया था बी सेक्शन। बी सेक्शन में आपने निश्चित रूप से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जो इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसकी एप्लीकेशन लिख दी होगी, अथवा में लेटर भी था। यहाँ पर आपको वंडर ऑफ साइंस नहीं मिला है। ये आपको ऐसा लगा होगा कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप इंग्लिश को लिखना और बोलना दोनों सीखिए, ताकि आप इस प्रकार की परेशानियों से बच सकें जो परीक्षाओं में कभी कभी आ जाते हैं, जो निबंध हम याद कर जाते हैं वो नहीं आते। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये बहुत अच्छा टाइटल था जिस पर आप बहुत कुछ लिख सकते थे। लिखा होगा आपने। पिक्चर राइटिंग आपको आई थी। पिक्चर राइटिंग में यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको? एक सन दिख रहा है और बर्ड्स दिख रहे हैं, एक रिवर दिख रही है और ट्रीज दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो पिक्चर राइटिंग में जो आपको दिख रहा है उसको लिख दीजिए। देयर इज अ सन इन द पिक्चर, देयर आर वर्ड्स इन द पिक्चर, देयर इज अ रिवर इन द पिक्चर, देयर आर ट्रीज इन द पिक्चर। तो अब फिर इनकी एक्टिविटी लिख दीजिए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो सन इज राइजिंग बिहाइंड द माउंटेन, यानी जो सन है वो उग रहा है माउंटेन के पीछे से। फिर पक्षी उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द रिवर इज़ फ्लोइंग, है ना। तो इस प्रकार से पिक्चर राइटिंग आप लिख सकते थे और एक नेचुरल सीन को लिख सकते थे। अब आया था आपका नोट मेकिंग का पैराग्राफ। तो इसका टाइटल जो था वो था द फॉरेस्ट। इस पूरे पैराग्राफ में आपको जो बताया गया था वो फॉरेस्ट के बारे में बताया गया था और इसको आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से। तो इसका टाइटल था द फॉरेस्ट और नोट मेकिंग आपने कर दी होगी। तो इसका सूटेबल टाइटल जो था वो था द फॉरेस्ट। क्लियर। अब आती है ग्रामर। ग्रामर के सी सेक्शन में पहला क्वेश्चन आया था जुलाई कम्स और फिर आया था अगस्त। जुलाई आती है, ठीक है। अब जुलाई आती है बिफोर अगस्त, अगस्त के पहले और अगस्त के बाद। तो अगस्त के बाद क्या आता है? अगस्त के बाद आता है अगस्त के जून जुलाई के सितंबर, तो सितंबर आता है। तो अपन लिखेंगे जुलाई कम्स बिफोर, है ना, अगस्त, बिफोर अगस्त। आफ्टर अगस्त तो कुछ और आता है, ठीक है। और इसके बाद था अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री थी तो द आर्टिकल भरना था आपको। अगला था वी खाली स्थान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर मस्ट था, शुड था और माइट था। तो अनिवार्यता के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ही डाइड, यहाँ पर फ्रेज थी डाइड, तो आपको प्रीपोजिशन ओ एफ ऑफ भरना थी। फिर था ऋतु हैज़ खालिस्तान फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो था फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन था, काउंटेबल नाउन प्लूरल था, मैनी भर देंगे हम। फिर था सी ब्लैंक आ सॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए टेंस को आपको करेक्ट करना था। यहाँ सी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हम सिंग्स भर देंगे। सिंगिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इज नहीं लगा है।
और यहाँ पर सी संग आ सॉन्ग, ये भी सही है बिल्कुल। ये अगर आप संग भरा है तो वो भी सही है, क्योंकि अगर संग आता है तो फिर यस्टरडे, लास्ट जैसे शब्दों को दिया जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे सी संग आ सॉन्ग तो ये भी सही है, सी सिंग्स अ सॉन्ग तो ये भी सही है, करेक्ट दोनों में हो जाएगा। चलिए अब आता है, और एक बात और, अगर यहाँ लास्ट मंथ या लास्ट डे या लास्ट ईयर ऐसा कुछ जुड़ा होता है, यस्टरडे जुड़ा होता तो संग और बेहतर होता। लेकिन एक प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, सिंग्स आएगा, संग भी सही है। यहाँ एक हम विश बना रहे हैं तो विश बनाने के लिए मे का यूज़ करते हैं, तो मे यू लिव लॉन्ग। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड के लिए हम आपको यहाँ पर करके बता रहे हैं, एक पेज दीजिएगा। तो डू एज डायरेक्टेड में आपने क्या किया है मैं आपको पेज पर करके बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए आप वैसा करके आए हैं कि नहीं। चलिए तो हम बताते हैं आपको पहला आंसर। पहला आंसर आपका जो था वो था आपका, ठीक है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। टू लगाना था तो इसका आंसर होगा ही इज़, और फिर हमने लगा दिया टू, और टू के बाद लगा दिया फैट। फैट के बाद अब हम यहाँ पर दूसरे टू को लगाएंगे, दैट को अलग कर देंगे, और यहाँ पर जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म रन वो लगा देंगे और फास्ट लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता। आपको दूसरा सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ बियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस में जो लिखा है द बॉय, ठीक है, ये द बॉय लिखेंगे और बॉय के बाद हम लगा देंगे हु के बाद जो भी हमारी सेंटेंस में क्लॉज है वो लिख देंगे, हु इज़ बियरिंग अ ब्लू शर्ट, है ना, हु इज़ बियरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है, और कॉमा लगा करके लिख देंगे इज़ माई कज़न। ठीक, तो इस तरह से हम हु जोड़ देंगे, इज़ माई कज़न, ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारी एक जो है यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज हमने बना दी है। द बॉय हु इज़ बियरिंग अ ब्लू शर्ट, वह लड़का जो कि नीली शर्ट पहने वह मेरा भाई है। फिर था आपको क्या, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इफ़ लगाना था आपको, तो जब भी हम इफ़ लगाते हैं तो हम वाक्य को नेगेटिव बना लेते हैं, क्योंकि जो अनलेस है उसके अंदर इफ़ नॉट होता है। तो यहाँ पर इफ़ यू डू नॉट, ठीक, और फिर लिख देंगे रन, और फिर क्या लिख देंगे फास्ट। इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट, कॉमा लगाकर सेकेंड सेंटेंस में जो लिखा था यू विल मिस द ट्रेन, ये हम इस प्रकार से लिख देंगे, यू विल मिस द ट्रेन। ओके, तो ये आपका इफ़ की जगह अनलेस जुड़ गया। अब आती है बात आपके नेक्स्ट सेंटेंस की। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका है पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इसको आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो आप देखिए सेकंड फॉर्म है, तो हम लिख देंगे पुलिस, और पुलिस के बाद हम डिड नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए। सेकंड फॉर्म का नेगेटिव डिड नॉट से बनता है। फिर हम अरेस्ट का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, ये अरेस्ट हो गया, और फिर द थीफ लिख देंगे, ये हमारा नेगेटिव बन गया। अगर आपने ऐसा बनाया डिड नॉट लगाकर अरेस्ट लिखकर, तो आप बिल्कुल 1 नंबर के हकदार हैं और आपको मिलेगा। चलिए आगे आता है राम राइट्स अ लेटर। इसमें हमें वॉइस चेंज करना है, तो अ लेटर ये आ जाएगा सबसे शुरू में, और फिर हम लगा देंगे इज़, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसे में हमेशा। अ लेटर इज़ रिटन और बाय, फिर हम लिख देंगे राम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद हमें मिला था स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, इट से शुरू करना था, तो हम लिख देंगे इट इज़ अ गुड हैबिट, इट इज़ अ गुड हैबिट, ये हम इस तरीके से लिख देंगे, और फिर लिख देंगे टू, और फिर क्या लिख देंगे स्विम। क्लियर है, इस प्रकार से हम इसको इट से स्टार्ट कर देंगे। ममता गोज़ टू स्कूल एवरी डे, इंटरोगेटिव बनाना है तो डज आगे आ जाएगा, फिर लिख देंगे हम ममता, डज ममता, और फिर आ जाएगा गो टू, क्योंकि डज आ गया है, और फिर आ जाएगा स्कूल, और एवरी डे, ये एवरी डे लिख करके क्वेश्चन साइन लगाना नहीं भूलना था। ठीक है, इस प्रकार से हम ये बना देंगे कि डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके थर्ड का आंसर है, डू इज डायरेक्टेड का, ये फोर्थ का है, और ये फिफ्थ का है, ये सिक्स का है, और ये 7 का है। तो आप मिला लीजिएगा इन सातों आंसर्स को। आप मैं इस प्रकार से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप अपने तरीके से इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, ये सातों आपके आंसर्स हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे।
आगे आपको क्या मिला था? आगे आपको फिर एक सेक्शन डी था जिसमें आपको फिर ओटी दिए गए थे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरलिटी ह्यूमन आर्ट लव, इसका आंसर लव था। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनिस डायरी, किटी था उसकी डायरी का नाम। और कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी, कुर्ग कॉफ़ी के लिए फेमस है। व्हाट नेम वाज गिवन टू ओटर, तो उसको दिया गया था मिसबेल। ये नाम दिए गए थे, ये डी सेट के आपके आंसर्स थे। ठीक है, चलिए अब आती है आगे बात। आगे बात आती है, फिर एक पैराग्राफ आपको दिया गया था और फिर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ करके लिखना था। हाउ वॉज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग, तो मौसम कैसा था? क्लियर था जब उसने स्टार्ट किया फ्लाइंग। पायलट वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था वो। द अबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, तो ये ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। इसके आंसर्स हो गए। फिर आपको दिया गया था एक एक्सट्रैक्ट जो पोएट्री का था, उसका पहला क्वेश्चन था व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइज इन अबव गिवन लाइंस, तो यहाँ फॉग को पर्सोनिफाइज किया गया है। आफ्टर सिटिंग फॉग, ये लाइन में ही लिखा है। मूव्स ऑन, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपका ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ द एबव पोएम इज, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट गलत है, इसका सही आंसर है कार्ल सैंडबर्ग। रॉबर्ट आंसर्स क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइज हाउ विल द वर्ल्ड एंड, ये सब क्वेश्चंस आपके बुक से हैं। आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं उससे बहुत कम क्वेश्चन आपको मिले हैं। जानता हूँ ये क्वेश्चन सारे जो हैं टिपिकल और डिफ़िकल्ट भी थे थोड़े थोड़े। चलिए ठीक है, जैसा भी आपका पेपर गया हो आप मिला लीजिएगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं। आपको शुभकामनाएं। ये क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपने ही लिखे, आपने कैसे लिखे हैं, इनको कैसे व्यक्त किया है, इसके नंबर आप अपने एस्टिमेट कर लीजिएगा और जोड़ लीजिएगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं। थैंक यू।